हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। दोस्तों, आपने देखा है हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर नहीं देखे हैं उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। इसका नाम है आप भी हो, यानी हमको इसमें बात करनी है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पंक्तियां और स्तंभ क्या होते हैं, यानी रो एंड कॉलम। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यदि मैं क्या करूं कि 2 लड़कों को आपके आगे बैठा दूं और 2 लड़कों को आपके पीछे बैठा दूं, तो ये जो लाइन बनेगी ना, इसको बोलते हैं स्तंभ। यदि मैं क्या करूं, उन 2 लड़कों को आपके दाहिने साइड बैठा दूं और 2 को बाएं साइड बैठा दूं, तो ये जो इस तरफ की लाइन बनी इसको बोलते हैं पंक्ति। देखिए, यदि मैं कुछ नंबरों को इस तरह लिखता हूँ, क्या इस तरह लिखता हूँ, तो इसको बोलते हैं स्तंभ। और यदि मैं इन्हीं नंबरों को इस तरह -1 ... इस तरह लिख दूँ यदि, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, तो स्तंभ और पंक्ति ये समझ गए। अब देखिए बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह क्या होता है कि जब हम किन्हीं संख्याओं या फलनों को, फलन पढ़ चुके हैं ना आप, पहला चैप्टर ही था ना संबंध और फलन का। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जा करके देखें उन्हें। देखिए, आव्यूह क्या होता है, जब हम किन्हीं संख्याओं या फलनों को आयताकार रूप से व्यवस्थित करते हैं तो वो जो आकृति बनती है उसे ही हम आव्यूह कहते हैं। नहीं समझे अभी? देखिए, जब हम किन्हीं नंबरों, ये देखिए आयत किस तरह बनते हैं, इस तरह बनते हैं ना। जब हम किन्हीं नंबरों को इसी आयताकार रूप में, देखिए आयताकार रूप में इस तरह, ये सब इस तरह व्यवस्थित करते हैं, तो ये जो इनको आयत नहीं आपको बनाना, आयताकार रूप में क्या किया आपने, व्यवस्थित करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो लिखने का सिंबल होता है उसको इस तरह लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए 3 लड़के हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लीजिए एक का नाम है राम, दूसरा है श्याम, तीसरा है घनश्याम। ठीक है। इन लड़कों के पास कुछ पेन और कुछ पुस्तकें हैं। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी है इसी तरह का। देखिए, मान लीजिए इनके पास कितने, कुछ पेन और कुछ पुस्तकें हैं। मैं मान रहा हूँ कि राम के पास 1 पेन है और 2 पुस्तक हैं। श्याम के पास 2 पेन, श्याम के पास 2 पेन और 3 पुस्तक हैं। इसके पास 4 पेन 5 पुस्तकें हैं। इस तरह कुछ हैं। अब मैं क्या करूं, इसको उठा करके इस तरफ, यानी 1 2 4 और 2 3 5, और ये इसका सिंबल लगा दूं, तो ये जो बन गई इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हम इस विचार करके ये बनाए हैं कि यहाँ पर जो है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये राम की पेन की संख्या है और ये क्या है, पुस्तकों की संख्या। अब देखिए, आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ, इनको जैसे नाम इस तरफ लेके आया तो मैं इस तरफ नाम लिख दूँ। कैसे? मैं यदि लिखूँ राम, राम, श्याम, घनश्याम, इनके पास क्या है, कुछ पेन हैं और क्या है, कुछ पुस्तकें हैं। राम के पास 1 पेन 2 पुस्तकें हैं, 1 पेन है और 2 पुस्तकें हैं। इसके पास 2 पेन 3 पुस्तकें हैं, 2 पेन 3 पुस्तकें हैं। और इसके पास आप देख रहे हैं 4 पेन और 5 पुस्तकें हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इनको उठा करके अलग यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 4 2 3 5। अब देखिए, ये जो आकृति बन गई इसको हम बोलते हैं आव्यूह। अब देखिए, आव्यूह आपको समझ में आ गया किस तरह होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर देखिए नंबर की जगह यहाँ पर कोई फलन भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, हम नंबरों और फलनों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं। वो जो आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, आव्यूह समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, पहले ये भी बात कर लें। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है। ठीक है,
इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 5, 3 2 1 6, मान लीजिए इतना ये नंबर लिखे हुए हैं। अब यदि मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, तो आप इसे गौर से देखिए, 1 2 3 4, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर इस तरह रख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। यानी यहाँ पर ये जो आपने लिखा इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आव्यूह की जो कोटि निकल के आई वो कितनी है, 4x3, ठीक है। यहाँ पर ये जो 4 है ये बता रहा है पंक्तियों की संख्या को, और ये बता रहा है स्तंभ की संख्या को, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 कुछ इस तरह बस लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3, और इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, 1, इसमें स्तंभ 1 ही है ना, तो इसका जो ऑर्डर बना, इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। यदि आपसे कहा जाए 3x1 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3x1 है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 ही पंक्ति है, और इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, 1 2 3, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो ये जो ऑर्डर इसका बन गया कितना बना, इसका जो ऑर्डर बन गया 1x3। अच्छा देखिए आव्यूह को डिनोट कैसे करते हैं, जो आव्यूह है उसको किसी भी कैपिटल अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, और इसके जो अंदर के अवयव होते हैं उनको किसी भी स्मॉल अक्षरों से डिनोट करते हैं। देखिए अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए, ये आप किसी भी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से, कैपिटल अक्षर से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो अवयव है, यहाँ पर जो अवयव होगा A11, फिर होगा A12, अभी समझा रहा हूँ किस तरह, A13 डॉट 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 डॉट, इस तरह कितने भी अवयव हो सकते हैं। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर आएंगे A31, A32, A33 डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलता है, और इसी तरह यहाँ पर नीचे भी चलता रहता है। देखिए यहाँ पर जो A11 यानी जो ये पहला वाला 1 है ना, ये दर्शा रहा है पंक्तियों की संख्या को, यानी कि ये जो अवयव लिखा है आप देखिए कहाँ पर है, पहली पंक्ति पर है, और स्तंभ ये जो दूसरा 1 है ये दर्शा रहा है स्तंभ की संख्या को, यानी ये जो A11 लिखा है पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, ये बता रहा है। अब देखिए इसे देखिए A12 ये बता रहा है कि मैं पहली तो पंक्ति में हूँ, ये 1 क्या है, 1 बता रहा है पंक्तियों की संख्या, यानी मैं पहली पंक्ति में हूँ, और स्तंभ की संख्या क्या बता रहा है, मैं दूसरे स्तंभ में हूँ, देख रहे हैं पहला दूसरा स्तंभ, तो A12 इसे लिखेंगे। इसे देखिए A13 यानी ये बता रहा है कि मेरी पंक्तियों की संख्या तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा। इसी तरह आप इसे देखिए A21 यानी बता रहा है कि पंक्ति, ये जो पहला अवयव होता है इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, और ये क्या है, स्तंभ। तो ये हो गया A21 यानी दूसरी पंक्ति है, और पहला क्या है, स्तंभ। आप देख रहे हैं ये पहला स्तंभ है। इसे देखिए 22 यानी A22, तो ये क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ। तो देखिए दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति हो गई और ये दूसरा स्तंभ हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं आव्यूह की, कि हम आव्यूह को पढ़ते क्यों हैं, इसके क्या यूजेज हैं। देखिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा था रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण उसमें क्या 2 वेरिएबल हुआ करते थे, यानी 2 चर उसमें हुआ करते थे, x और y। तो आप क्या करते थे, उनको सॉल्व करने के लिए या तो उसमें विलोपन विधि लगाते थे या तो उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाते थे। इन विधियों से आप क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकालते थे वहाँ से। तो मान लीजिए वहाँ पर वेरिएबल की संख्या बढ़ जाए, वहाँ पर तो क्या थे, 2 वेरिएबल थे। यदि कहीं पर आपको रैखिक समीकरण मिल जाए और वहाँ पर वेरिएबल की संख्या क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा वेरिएबल हो जाए, तो यहाँ पर यदि आप इसी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले मान लीजिए x y z 3 वेरिएबल हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले x और y में बनाएंगे, यानी z को गायब करेंगे, फिर y को गायब करेंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। अब इस x की वैल्यू वहाँ रखेंगे तब वहाँ से वैल्यू होगी, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। तो उन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए भी आप
आव्यूह की सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका उपयोग अर्थशास्त्र में भी बहुत जगहों पर है। तो चलिए आप ये समझ गए हैं कि आव्यूह क्या है। अब देखिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ये भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ऐसे 2x3 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें आपको दिया है aij बराबर 1/2 i माइनस 2i। मान लीजिए ये मॉड है, ये आपको दिया है इस तरह। यहाँ पर ये समझिए कि i और j क्या है। जो i है वो यहाँ पर बताएगा पंक्तियों की संख्या को, और आप इसको देखिए ऑर्डर से ही आपको पता चलेगा। इसका ऑर्डर क्या है 2x3, यानी इसमें 2 तो पंक्ति होने वाली हैं और इसमें स्तंभ कितने होने वाले हैं, 3 स्तंभ होने वाले हैं। तो यहाँ पर i बताएगा 1 और 2, यानी एक होगा पहला, अब पहली पंक्ति और फिर दूसरा पंक्ति। अब ये जो j है, यहाँ पर जो j है, j बताता है स्तंभ की संख्या को, यानी यहाँ पर स्तंभ कितने बता रहे हैं 3। पहला भी स्तंभ होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। अब हम क्या करेंगे, i और j की वैल्यू बारी बारी से यहाँ पर रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। किस तरह का हमारा जो आव्यूह बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखिए पहले आप यहाँ पर रचना, इसमें 2 तो पंक्ति हैं, यानी इस तरह के 2 हैं, यानी a11 और फिर दूसरा अवयव होगा a12, तीसरा होगा a13। मैंने 3 अवयव क्यों लिखे यहाँ पर, ये बता रहा है कि 3 स्तंभ होने वाले हैं इसमें और 2 पंक्ति होने वाली है। तो मैंने 3 तो स्तंभ बना दिए, 1 2 3। अब पंक्ति कितनी है, 1। अभी एक पंक्ति और बना दो, तो यहाँ पर क्या होगा a1 a21 और a22 और a23। इस तरह का कुछ अवयव ये बने। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सब की वैल्यू निकालेंगे और इनको यहीं पर रख देंगे, तो वो हमारी क्या आव्यूह बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, i बराबर 1 और j बराबर 1, यानी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, a1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या है i का मान, दूसरा क्या है, ये जो दूसरा 1 है ये j का मान है। चलिए इस पे रखिए, तो यहाँ से क्या निकल गया, a11 बराबर 1/2, ये मॉड लगाया 1 लिखा माइनस का 2, फिर यहाँ पर i की जगह क्या है 1। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, और जब 1 माइनस 2 का इसकी वैल्यू होती है -1, जब मॉड लगा तो +1, यानी यहाँ से क्या आ गया 1, और ये 2 पहले से लगा है तो 1/2 यहाँ से निकल के आ गया। मॉड है ना, तो ये माइनस वाली क्या हो जाती है, प्लस हो गई। यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू निकल आई। अब देखिए a12 की वैल्यू निकालिए, a12 यानी i की जगह रखना है 1 और j की जगह रखना है 2, रख दीजिए इसमें 1/2 उसी तरह रखिए। i की जगह रखना है 1 और j की जगह रखना है 2। देखिए 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 आ गया, 1 - 4 बराबर होगा माइनस का 3, और मॉड लगा है तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से आ गया 3 और 1/2 पहले से था 3/2। a12 की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, a13, यानी इसमें i की जगह तो 1 रखना है और j की जगह 3 रखना है। इसमें रखिए 1/2, ये मॉड लगाया 1 माइनस का 2 इंटू 3। यहाँ से जब मैं 3 का गुणा करूँगा 2 में, तो यहाँ से क्या होगा 6, 1 - 6 बराबर -5, मॉड लगा है तो +5, यानी 5/2 यहाँ से ये निकल के आ गया। अब देखिए a21, यानी i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1 रखना है। देखिए ये 1/2, मुझे i की जगह क्या रखना है 2, ये 2 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 लिखा, ये क्या, ये j है, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा a21, यानी कि i की जगह 2 रखा और j की जगह क्या रखा 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या रखा मैंने 1 रखा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 2 - 2, यानी यहाँ से तो ये क्या हो गया 0, ये 0 हो गया ना, 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं a22, यानी कि i की जगह 2 और j की जगह भी 2, 1/2, i की जगह 2 - 2 इंटू j की जगह भी 2। अब देखिए 2 2 या 4 है ना, 2 2 यहाँ से 4 हो गया, और 4 यानी 2 - 4 -2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यानी 2/2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब बात करते हैं a23, यानी i की जगह है 2 और j की जगह है 3, 1/2, i की जगह है 2 - 2 इंटू j की जगह है 3,
ये हो गया 6 यानी 2 - 6 माइनस का 4 और माइनस जब मॉड से आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 4/2 यानी यहाँ से आ गया 2। अब इनकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। A11 की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/2, A12 की वैल्यू है 3/2, A13 की वैल्यू है 5/2, इसकी वैल्यू A21 की वैल्यू है 0, A22 की वैल्यू है 1 और A23 की वैल्यू है 2। ये जो आपके पास एक क्या हो गया वैल्यू आ गई। इसको लिखने का तरीका क्या था, इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है इसे। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक मैट्रिक्स बन गई। अब यदि मैं आपसे कहूँ इसका ऑर्डर बदल दूँ, यानी मैं इसको कहूँ कि 3x3 कोटि की आप भी तैयार कीजिए, तो कर लेंगे ना। इसी तरह आप 3x3 की करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। अब पढ़ते हैं आप भी देखिए, हमको 7 प्रकार की मैट्रिक्स पढ़नी है, यानी मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं यहाँ पर, 7 टाइप की पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखिए बात कर रहे हैं स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से क्या मतलब है, आप समझ चुके हैं कि कॉलम क्या होते हैं। यदि कोई ऊर्ध्वाधर इस तरह लिखे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इस तरह लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं पंक्ति। आप इसको 1 मिनट में समझ जाएंगे तुरंत। देखिए स्तंभ आव्यूह क्या होते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, उसमें पंक्ति केवल पंक्तियों की संख्या से मतलब नहीं है, वहाँ पर कितनी भी पंक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही क्या होना चाहिए, स्तंभ केवल एक ही होना चाहिए। जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरह कितने भी हो सकते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्तंभ एक ही होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी पंक्ति हो सकती हैं, उसमें केवल क्या होना चाहिए, स्तंभ एक ही होना चाहिए। जैसे आपको नंबर यदि लिया जाए, एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर है 1 2 3 4, ये नंबर है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अगर मैं यहाँ पर यदि आपसे ये पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है यानी कोटि क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या आप देखते हैं, पंक्ति 1 2 3 4 4 यहाँ लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, इसमें स्तंभ कितना है 1, तो इसकी जो कोटि है वो क्या है 4x1, ठीक है ना, इसकी कोटि क्या है 4x1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है तो उसे हम स्तंभ आव्यूह बोल देते हैं। और पंक्ति आव्यूह इसी तरह है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति एक ही होगी। जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरह के अवयव हों यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति गौर करेंगे तो पंक्ति क्या केवल एक ही पंक्ति है। तो इसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, 1, और देखिए इसका ऑर्डर यहाँ पर नहीं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3, अब इसका ऑर्डर बताइए। तो इसमें देखिए पंक्ति कितनी है 1, लेकिन स्तंभ देखिए 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 3, तो ये जो 1x3 हो गया, ये क्या है इसका, ये इसका ऑर्डर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में चढ़ गया होगा कि यदि एक स्तंभ है तो उसे स्तंभ आप भी बोलते हैं, और उसमें यदि पंक्ति की संख्या 1 है तो उसे पंक्ति आप भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की। वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हों, बराबर हों। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के यदि बराबर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक आव्यूह ये दिया हुआ है A1 A2 B1 B2, एक आव्यूह ये दिया हुआ है। अब आप इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3, स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या है बराबर है। और इसमें देखिए 1 2 यानी 2 तो पंक्ति हैं और स्तंभ 1 2, इसमें स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2 3x3 4x4 या 1x1, ये सब क्या हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके आगे की आव्यूह। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की।
देखिए अब जितने अवयव यहाँ पर हो रहे हैं, विकर्ण अवयव और अदिश अवयव और तत्समक अवयव, इन सब अवयव का होने के लिए सबसे पहले उसकी एक कंडीशन होगी, क्या, उसे वर्ग अवयव होना चाहिए। कैसे वर्ग अवयव? मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है विकर्ण अवयव, क्या, विकर्ण अवयव। सबसे पहले मैं विकर्ण बताता हूँ, विकर्ण क्या होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तो इसके जो विकर्ण क्या होगा, ये जो अवयव होते हैं, यहाँ से ये जो अवयव होते हैं इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इनको बोलते हैं विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, क्या, इन अवयवों को छोड़कर जितने अवयव होते हैं उन सब को क्या होना चाहिए, जीरो हो जाए। यदि वो सब जीरो हो जाएं तो उसको बोलते हैं क्या, विकर्ण अवयव। यहाँ पर जितने अवयव उपस्थित हैं वो तो होने ही चाहिए, यहाँ पर जितने अवयव उपस्थित हैं वो हैं, और उनको छोड़कर जितने भी अवयव होंगे वो क्या होगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ये जो अवयव क्या होंगे उसको छोड़कर के सारे अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके विकर्ण में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ए बी सी की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 या 4 5 6 या 7 4 3 या 2, कुछ भी यहाँ पर विकर्ण में हो सकता है। और उसको छोड़ करके उसके सारे अवयव क्या हों, जीरो हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विकर्ण अवयव। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए या ये क्या 3 क्रॉस 3 की, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की बनाया जाए, यानी 1 1 2 3 4, मान लीजिए इस तरह आप ये क्या है, 2 क्रॉस 2। तो इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण ये है, और इनको छोड़ करके सभी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। ये सब क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, विकर्ण अवयव, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी वर्ग अवयव होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं अदिश अवयव की। तो अदिश अवयव होने के लिए भी यहाँ पर डायगोनल की बात होगी, डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, कह रहा है कि डायगोनल होना चाहिए। इसे भी डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए कि मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर कुछ अवयव हैं और उनको छोड़ करके क्या है, सारे जीरो हो जाएं, तो उसको बोलते हैं अदिश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जो अवयव उपस्थित है वही यहाँ पर भी उपस्थित हो। यानी यदि यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पर भी होगा, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, तो यहाँ पर भी 2 होगा, इन तीनों जगह क्या है, 2 है, और इनको छोड़ करके सारे क्या हों, जीरो हों। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए। विकर्ण अवयव होने के लिए क्या होता था, यहाँ पर अवयव क्या थे, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होंगे तो इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। यदि यहाँ पर ये जो अवयव लिखे हैं वो सारे एक जैसे हैं तो इसको बोलते हैं अदिश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह देखिए हम बात करते हैं तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से ही आपको ये समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो इसे क्या होना चाहिए, इसको विकर्ण अवयव होना चाहिए। विकर्ण यानी विकर्ण होने के लिए क्या होना चाहिए, विकर्ण के अवयव को विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इन जगह अवयव हैं, बाकी सारे जगह क्या है, जीरो, इन सब जगह क्या है, जीरो है। अब विकर्ण में कैसा अवयव होगा, यदि केवल इन तीनों जगह पर 1 हो, क्या, इन तीनों जगह यदि ये संख्या लिखी हुई है उसका नाम है 1, यदि ये तीनों जगह पर है तो इसको बोलते हैं हम तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका मान लीजिए ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 की मुझे बनाना है, 2 क्रॉस 2 की बनाना है, तो यहाँ पर होगा 1 0 0 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक अवयव। और यदि मान लीजिए 1 नहीं है, 1 को छोड़ करके कोई भी अवयव यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 4 4 4 5 5 5, तो इसको बोलते हैं अदिश अवयव, यानी एक जैसे हैं। लेकिन यदि 1 हो जाता है तो उसको हम तत्समक अवयव बोल देते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं 7वां नंबर लास्ट है अपने, इसको बोलते हैं शून्य अवयव, यानी जीरो मैट्रिक्स।
यदि कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उसके सारे अवयव शून्य हो जाएं, यानी सारे अवयव क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, इसके सारे अवयव जीरो हो गए तो उसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए इसके टाइप भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक और है, उसे भी समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर अभी, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज इसकी है तो उसको देखते हैं, उसके क्वेश्चनों को करेंगे। 3.1 जो एक्सरसाइज है वो इतने में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आव्यूह की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, मतलब यदि हमको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, 2 या 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, कितनी भी, उनको हम कब कहेंगे कि ये आपस में क्या है, समान है। समान कब कहेंगे, उसके लिए मान लीजिए देखिए ए कोई आपको मैट्रिक्स दी है AI J, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है, इसमें मतलब AI J का मतलब समझते हैं ना, आई बराबर, हम इससे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3x3 की या 2x2 की या 2x3 की, किसी भी प्रकार की। आई की जगह क्या रखेंगे, पंक्तियों की संख्या, और J की जगह क्या रखेंगे, स्तंभों की संख्या। दूसरी है मान लीजिए B बराबर BIJ, इस तरह की कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम कब क्या समान कहेंगे, जब समान कहेंगे इनको, क्या इनको समान कहेंगे जब यहाँ पर पहली कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, इनकी कोटि समझ गए हैं ना, कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोटि समान होने का मतलब यदि ये मैट्रिक्स है 2x2 की ना, तो इसे भी 2x2 की ही होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है। यदि ये है 2x3 की तो इसे भी 2x3 की होना पड़ेगा। ये है 3x3 की तो ये भी 3x3 की होगी। समान होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसकी कोटि समान होनी चाहिए। दूसरी है उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है A1 A11 A12 A21 A22, इस तरह तो लिखते हैं। एक मैट्रिक्स है यहाँ पर B11 B12 B22 B21 और ये B22, ये मैट्रिक्स हैं। मैं इन मैट्रिक्स को क्या कहूँगा कि ये बराबर यानी समान है। कब, ये तब समान होंगी जब ये वाला अवयव इसके बराबर हो जाए, ये वाला अवयव इसके बराबर है, ये वाला अवयव इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी A11 बराबर हो जाए B11 के, और A12 बराबर हो जाए B12 के, और A21 बराबर हो जाए B21 के, और A22 ये बराबर हो जाए B22 के। यानी इनके जो ये संगत अवयव हैं, ये यदि आपस में बराबर हैं, मतलब इसका कहने का ये है कि 1 2 3 4, ए कोई मैट्रिक्स है, B है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये 2 हो जाए, यहाँ पर ये 1 हो जाए, तो इसको हम समान कहते हैं। समान नहीं कहेंगे, क्यों, आप सोच रहे हो 1 तो है इसमें 1 इसमें भी है, इसका मतलब ये नहीं है। संगत का मतलब ये है कि जिस जगह पर ये अवयव लिखा हुआ है उसी जगह पर अवयव लिखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2। हम इनको क्या कहेंगे, ये A बराबर B है, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है, आपस में बराबर है। इससे जो अभी आगे के क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या कहेगा कि यहाँ पर क्या कर देगा, इन दो मैट्रिक्स यहाँ पर अवयव देंगे x + y + 2 या 1 2 3, और आपको यहाँ पर कुछ दे देगा 3, मान लीजिए x + y + 2 क्या है, इस तरह है 3 1 और 2 3, इस तरह दे देगा। ये अवयव क्या कह रहा है कि बराबर है, और हमें यहाँ से ये पूछ देगा, यहाँ से ये पूछेगा, यहाँ पर मान लीजिए एक और दे देगा x + 2, इस तरह दे देगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये पूछेगा कि x और y की क्या करो, वैल्यू निकालो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे,
है ना। इसका मतलब यही है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई अवयव समान है, समान का मतलब कब समान होंगे, जब उनके संगत अवयव बराबर हों। और सबसे पहली कंडीशन कि इसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जैसे 1 2 सॉरी ये मैट्रिक्स क्या 1 2, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, 1 2, अवयव की संख्या कितनी है 2। इसमें भी देखिए पंक्ति की संख्या 2 और अवयव की संख्या सॉरी स्तंभ की संख्या 2, यानी इसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, इसमें भी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। कहने का मतलब ये है कि इसकी कोटि यानी ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि उनका ऑर्डर समान है और उनके संगत अवयव समान हैं तो हम उसको बोल देंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये दोनों क्या हैं, समान अवयव हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आए हैं। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.1 को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।